हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ के अंदर हम लोग उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि 100% एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2025 के अंदर जो आने वाले हैं उनको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं। और चैप्टर 1 के अंदर हमने यहाँ पे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था, उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन समझे थे। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो उनको देख सकते हो। आज हम लोग जो यहाँ पे कवर करने वाले चैप्टर 1 का ही यहाँ पे कवर करेंगे। और चैप्टर 1 का कौन सा कवर करेंगे? एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 की मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो आपके एग्जाम में 3 या 4 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 3 या 4 मार्क आपके बिल्कुल 100% गारंटीड, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि हर साल एग्जाम में आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपको बोर नहीं करता। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5, √3, √2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा इसी तरीके के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 99.99% पूछे जाते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। और ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट हम रटना सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या किन किन चीजों की जरूरत होगी उसको पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके दिमाग में एक बार में ये क्वेश्चन बिल्कुल छप जाए, आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, इस बात की जवाबदारी है कि आपको बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सिखा के मानूंगा और आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेगा अगर आप यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखते हो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टिकते हो। ठीक है ना? क्या होता है कि आपको जल्दी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए। आपको पता है क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या के बारे में आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि भैया ये परिमेय संख्या क्या होती है। हम बात करेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब P/Q क्या होता है? P/Q सिंपल सी बात है, आपको पता होगा जो P/Q का मतलब क्या होता है। P और Q यहाँ पे नंबर है, यानी बटे के रूप में नंबर लिखा हो। बटे के रूप में कैसे? जैसे आपने हमेशा नंबर देखे होंगे 1/2, 4/3, ठीक है, 11/5, 9/8। ये सब क्या है? ये सब बटे वाले नंबर। और ये सब नंबर ना, ये सब नंबर परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात आपको? तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ऊपर क्या हो सकता है, आप 0 ले सकते हो, 0/4। ठीक है, माइनस का नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है परिमेय संख्या के अंदर, कि आप बटे में 0 नहीं ले सकते। यानी कि जो हर है ना, ये यहाँ पे देखो, ये हर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये हर वाले हिस्से में आपको क्या करनेंगे, 0 नहीं ले सकते। आप प्लस का नंबर लो, माइनस का नंबर लो, चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ऊपर आप कौन सा भी नंबर ले लो, नीचे भी आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए। 0 से ऊपर नंबर लो प्लस वाले, 0 से नीचे नंबर लो माइनस वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसका वैल्यू जो है वो ना Q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। परिमेय संख्या तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो, अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम P/Q में नहीं लिख सकते। अगर हम P/Q में नहीं लिख पाते तो उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या दो तरीके की होती है। पहली बात तो क्या है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर रूट के अंदर ऐसे नंबर आ जाए, देखो जैसे रूट के अंदर मान के चलो 2 आ गया, अगर हम 2 के फैक्टर निकालेंगे तो इसका जोड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाए? अभाज्य संख्या, तो समझ जाइए आप कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मान के चलो रूट के अंदर 8 आ गया। ठीक है, हमने 8 के फैक्टर निकाले, 8 के फैक्टर निकाले हमने, कितने? 2 × 2 × 2। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, ये 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस वाले 2 का नहीं बन पाया। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 तो बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2√2। नया नंबर कौन सा बन गया हमारा? हमारा जो नया नंबर बना वो बना 2√2।
बनाए कि नहीं। अब ये 2√2 है ना, इसके अंदर रूट तो है ना, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो रूट के अंदर कोई नंबर बचता है तो आप समझ जाइए कि वो एक अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है। दो यहाँ पे जो है ना वो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय का जो हिस्सा है ना वो क्या है, अपरिमेय। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। तीसरी बात आपको याद रखनी है, दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। रूट के नंबर अंदर जो नंबर होते हैं और वो क्या है, उनके जोड़े नहीं बनते, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो सब अपरिमेय संख्या होती है। ये बात याद रखनी है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है सहअभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्या अगर हमने समझ ली ना तो बात बिल्कुल बन जाएगी कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कि यहीं पे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये समझते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है कॉमन। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने कोई परिमेय संख्या ले ली, मान के चलो एक बटे वाली संख्या ले ली हमने, ठीक है। हमने एक दो नंबर ले लिए, मान के चलो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 8/10 ले लिया। अब ये चेक करेंगे ये सहअभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो दो के फैक्टर निकालेंगे बेटा, तो क्या आएंगे 2 × 2 आएंगे, ठीक है। फैक्टर निकाल लेना आप। और 10 के निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2 × 5। तो यहाँ पे तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये देखिए ये 2 देखो दोनों में कॉमन हो गया, 8 में भी कॉमन हो गया और 10 में भी कॉमन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है ना 8/10 वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया कौन सी संख्या सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो एक आएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैंने 4/5 ले लिया, एक नंबर कितना लिया यहाँ पे 4/5 लिया। अब 4/5 को अगर हम करेंगे ना तो अगर 2 के फैक्टर निकालोगे आप तो क्या आएंगे बताओ, 2 के फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 आएंगे, और 5 के निकालोगे तो 5। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, देखो ऊपर 2 है तो नीचे 2 नहीं है, नीचे 5 है तो ऊपर 5 नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन हो रही है, वो क्या हो रही है, 1, ठीक है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि जिसमें ये जो संख्या है ना, ये कौन सी ली थी हमने, ये संख्या ली है ना हमने, कौन सी लिया है 4/5, ये संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या समझ में आ गई, जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। 3 बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी सहायता से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें जब भी अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, इसमें अपोजिट लेके चलना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे अपोजिट लेके चलना है, यानी कि संख्या को क्या मान के चलना है, संख्या को उल्टा मान के चलना है, संख्या को परिमेय संख्या मान के चलना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए परिमेय मान के चलना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना √5 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। √5 क्या ही संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहला काम ये करना, यानी कि अपरिमेय पूछा है तो क्या मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या है तो बटे वाला कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0। सिंपल सी बात है, अगर अपरिमेय संख्या है तो उसमें Q क्या है, 0 नहीं हो सकता। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये मान लिया कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या और P और Q क्या है, पूर्णांक और Q ≠ 0 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है, आपको जो माना है ना उसको लिख लेना है। तो हमने क्या माना था यहाँ पे, √5 = क्या हो गया यहाँ पे, P/Q हो गया। और यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q कैसी संख्या मानी हमने, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या मानी, ठीक है। ध्यान रखना P और Q सहअभाज्य संख्या का मतलब यह है कि जैसे P और Q जो नंबर है ना उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे जैसे 2 ऐसे कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर, P/Q में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो एक कॉमन मिलेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हमने इसको कैसी संख्या मानी है, सहअभाज्य संख्या माना है P/Q को। क्लियर, तो यहीं से यहाँ पे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये कर दिया, अगला काम है आपका दोनों पक्षों का वर्ग करने का।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं, √5 का भी हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और p/q का भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। आराम से इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर आ गया वो कौन सा आ गया, हमारा जो नंबर निकल के आ गया वो आ गया इधर 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। तो कितना आ गया, p² में क्या आ गया, यहाँ पे q² आ गया, p²/q² आ गया, ठीक है। अब p²/q² आ गया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले क्या किया हमने, स्क्वायर किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो इसका इसमें कर दे तो कितना आएगा, 5q² बराबर कितना आ गया, p², ठीक है। ये समझ में आ गया ये कैसे किया है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे कैसे गुणा किया है, ये देखिए ये गुणा कैसे किया है, देखो यहाँ पे एक मान है, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो जानते हो ना, ठीक है। तो p² ये होगा, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको समीकरण नंबर आपको क्या देना है, 1 देना है, ये काम कर देना। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या करना है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो q² बराबर ये p², ठीक है, ये 5 कहां चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, p²/5, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको कि p² में कितने से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, p² कितने से विभाजित है, 5 से, और इसीलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। ये देखिए, जैसे मान के चलो कोई नंबर लिया हमने, यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए एक नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे हमने कोई नंबर लिया, मान के चलो 6 का स्क्वायर लिया, ठीक है, और उसमें यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 36 होता है, तो 36 में देखो 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे विभाजित है 3 से, तो इसका मतलब ये है कि 6 में भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, क्लियर। ऐसे यहाँ पे देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 में यहाँ पे 2 है, 4 का वर्ग कितना है 16, और यहाँ पे 2, अगर 16 में 2 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 4 में भी कितने से, 2 से भाग जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में भाग जाता है, किसी नंबर के स्क्वायर में भाग जाता है, तो वो नंबर है ना, जो नंबर है ना वो जिसका स्क्वायर है, जैसे 6 का स्क्वायर, तो उसमें भी उस नंबर का क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, ठीक है। तो अगर p² में सिंपल सी बात है 5 का भाग जा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है p में भी कितने का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। बस यही बात आपको लिखी है यहाँ पे कि p² अगर 5 से विभाजित है तो p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सवाल को हम आगे करेंगे, सवाल को आगे करने के लिए क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो p में कितने से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगर p में 5 से भाग जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो p/5, p में 5 से भाग जा रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो आंसर हमने क्या मान लिया, यहाँ पे c मान लिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल फिर से दोबारा रिपीट होगा, क्या रिपीट होगा, फिर से आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। यहां से स्टेप 1 फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब वर्ग करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो p/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा c, और c पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² बटे में 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, 25, यहाँ 25 आ गया, बराबर क्या आ गया, यहाँ पे c² आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से हमको वही करना है, वर्ग करने के बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 25 का इसमें c में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 c² आ जाएगा,
ठीक है, और पी स्क्वायर का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो आप 25 सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। देखो समीकरण 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण 1 देखो आप, ये रहा समीकरण 1। समीकरण 1 पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। समीकरण 1 देखिए आप लोग, ये रहा समीकरण 1, है कि नहीं ये वाला समीकरण 1। ये जो मान है ना वही पी स्क्वायर का मान है कि नहीं, पी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे 5 क्यू स्क्वायर रख देते हैं। 5, ठीक है, रख दें यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर। और ये आया कहां से, ये लिख देते हैं समीकरण 1 से आया है। क्लियर हो गया, समीकरण 1 से आया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर बटे में, ये 25 चला जाएगा बटे में। अब इसको काट दे, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया। अब देखो यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है, यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है। देखिए आप यहाँ पे, तो भैया क्यू स्क्वायर में कितने से, 5 से भाग जा रहा है। क्यू स्क्वायर में कितने से भाग, 5 से भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसी बात को, ठीक है, उसी बात को लिख देते हैं यहाँ पे। चूंकि क्यू स्क्वायर कितने से, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया यहां तक, ये हमने लिख दिया। क्यू भी क्या होगा यहाँ पे, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या मान के चले थे, शुरुआत में हम क्या मान के चले थे, शुरुआत में हम मान के चले थे यहाँ पे, ये मान के चले थे भैया कि जो P और Q है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, देखो ये वाले, ये P और Q कैसे माने थे हमने, सहभाज्य माने थे। P और Q को क्या मान के चले थे, सहभाज्य मान के चले थे। यानी P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप सॉल्व करके देखो, यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए P और Q के अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो P में कितने से भाग जा रहा है, P में 5 से भाग जा रहा है, यानी कि P में 5 से भाग जा रहा है, और Q में भी कितने से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। तो कॉमन हो गया कि नहीं, यहाँ पे 5 क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विरोधाभास हो गया कि नहीं। तो बस इसी बात को आपको लिख देना है। हमने तो ये माना था कि P और Q का कोई वैनिस गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो वैनिस गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, 5। तो इसी बात को आपको क्या करना है, लिख देना है। वो क्या लिखना है आपको, ये पूरा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। और नहीं है तो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, फाइनल में इसका आंसर ये लिखना है, हमने माना था, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, फाइनल आंसर हमने माना था P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये लिखना है। लेकिन सिद्ध करने पे पाया पाया P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया था, 5 निकल के आया था। 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया, 5 निकल के आया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। हो गया, ये क्या है, विरोधाभास है। अब आपको लिखना है यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। अतः
अतः फाइनली हम यहाँ पे अपोलोजाइज करेंगे, यानी कि उस चीज को ठीक है गलती मानेंगे अपनी। अतः √5 एक कैसी अपरिमेय मानी थी, हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपको फाइनली यहाँ पे आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया या फिर वीडियो के अंदर कोई कमी दिखी, आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।